हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं विवेक शर्मा हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप नीट, जेई, 11th 12th बीएससी एंड एमएससी किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ी समस्या आती है, आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जहां आपको मिलती है केमिस्ट्री एजुकेशन बहुत ही आसान शब्दों में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी फिलहाल हम लोग बात करेंगे 3D ब्लॉक एलिमेंट्स की। 4D एंड 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3D ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी जो 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनमें क्या क्या स्पेशलिटी होती है, किस तरह से वो बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह से स्टेबिलिटी पाई जाती है, इन सब की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को, वीडियो बड़ा ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है, जहां आपके पूरे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट स्पेशली ऑक्सीडेशन स्टेट के बिल्कुल माइंड में क्लियर होने वाले हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। जब कोई वह आवेश जो किसी यौगिक से किसी आयन या परमाणु के निकलने पर बचता है वो कहलाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां देख सकते हैं, मान लीजिए हम लोग देते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ रहे हैं यहां। तो MgCl2 के लिए अगर देखें तो यहां Mg अगर Cl नेगेटिव आयन को हटा दे तो उस कंडीशन में यहां 2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं। यानी किसी यौगिक से किसी परमाणु या आयन को हटने पर जो उस पर आवेश रह जाता है वो उसकी कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर Mg यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 3D ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो 3D ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि 3D ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, यानी इनकी परिवर्तनीय संयोजकता होती है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी स्टेबल होती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर यहां हम लोग बात करें 3D ब्लॉक एलिमेंट्स की तो देखो एटॉमिक नंबर 21 इस कैनेडियम से शुरू होते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe यानी आयरन, CO, Ni, Cu यानी कॉपर और जिंक तक ये चलती है, यानी एटॉमिक नंबर 30 तक ये आते हैं, यानी 21 से लेकर 30 तक ये 3D एलिमेंट्स आते हैं। इनमें भी अगर हम लोग देखें तो इस कैनेडियम के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम लोग पाएंगे 21 इस कैनेडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए 18 तक तो ऑर्गन्स आ जाती है, जो अक्रिय गैस है ऑर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने उसमें कवर कर दिए। अब बच गया हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं अब 3D कक्षक और फिर 4s कक्षक क्रम में आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो भरे जाएंगे पहले 4s कक्षक में और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 3D ऑर्बिटल में। 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो भी हम लोग 4s कक्षक से ही पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि भरते टाइम भी 4s को पहले भर रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो भी 4s कक्षक से ही बाहर निकलेंगे? तो दोस्तों एक सिद्धांत आता है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, किसी भी परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आपो सिद्धांत। आपो सिद्धांत कहता है कि पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और फिर हायर जो एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स है यानी उच्च ऊर्जा के कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो यहां हम लोग देखें 4s और 3D कक्षक में एनर्जी कम किसकी है? अब समस्या यह आ जाती है कि 3D या 4s दोनों में से एनर्जी कम किसकी है? तो इसके लिए एक N+L का रूल आता है जो हमें बताता है कि कौन से कक्षक की एनर्जी कम है और कौन से कक्षक की यानी किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। अगर N+L नियम की बात करें तो यहाँ N तो होती है इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या जो कि कोश की संख्या को बताती है। जैसे यहां पर 3D में कोश की संख्या है 3 और 4s में कोश की संख्या है 4 और L होती है इसके लिए द्विगंशीय या एजीमुथल क्वांटम संख्या
जिसका मान हमेशा n से 1 कम होता है। अगर एजीमुथल क्वांटम संख्या की बात करें तो इसका मान जो होता है वो 0 से 1 2 3 यानी चलता हुआ कितना भी हो सकता है, लेकिन n से हमेशा 1 कम ही रहेगा। तो अगर इस तरह से हम लोग देखें तो n से हमेशा 1 कम ही होता है l का मान। अब यहां देखते हैं, जब अगर हमारे पास s उपकोष है तो l की वैल्यू होती है 0, p उपकोष के लिए l का मान होता है 1, d उपकोष के लिए अगर हम लोग देखें तो l का मान होता है 2 और f के लिए होता है l का मान 3। इस तरीके से अगर हम लोग n प्लस l की वैल्यू निकालें तो 3d ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का मान आता है 3 प्लस l के लिए वैल्यू है 2 यानी 5। और अगर हम 4s कक्षक के लिए मान निकालते हैं n प्लस l का, तो 4s कक्षक के लिए हमारे पास n प्लस l का मान आता है 4 यानी n का मान यहाँ 4 है और s का मान, s के लिए एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान होता है 0। अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो इसके लिए वैल्यू आ रही है n प्लस l की 4। तो जिसके लिए, जिस भी कक्षक के लिए n प्लस l का मान कम होता है वो निम्न ऊर्जा का माना जाता है, और जिस कक्षक के लिए n प्लस l का मान ज़्यादा होगा, चाहे थोड़ा ही ज़्यादा हो, तो वो उच्च ऊर्जा का हो जाएगा। तो यहाँ पर 4s कक्षक कम ऊर्जा का है और 3d कक्षक ज़्यादा ऊर्जा का है। तो इलेक्ट्रॉन जब हम लोग भरेंगे तो पहले 4s कक्षक में भरे जाते हैं और फिर 3d कक्षक में भरना शुरू होते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकलने की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तभी तो इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो 4s की एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा 4s की एनर्जी तो कम है, अब 4s की एनर्जी ज़्यादा कैसे हो गई? दोस्तों यहाँ जैसे ही 3d में इलेक्ट्रॉन, इनकी दोनों की ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, 3d और 4s की ऊर्जाओं में बहुत ही कम अंतर होता है। अब जैसे ही 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाते हैं तो अब 3d की एनर्जी कम हो जाती है और 4s की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो वो निकलेगा 4s ऑर्बिटल से। इस तरह से हम लोग देखें कि स्कैनेडियम के लिए अगर बात करें तो स्कैनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ऑर्गन 3d1 4s2। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो है यहां d ऑर्बिटल में और दो इलेक्ट्रॉन है यहां 4s में। अब यहां से अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं ये लोग, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। लेकिन अगर इस कैनेडियम की बात करें तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं 4s कक्षक से, अब यहां पर क्या होता है, इससे जस्ट पहले ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है जो कि होता है ns2 एंड np6, या हम लोग कह सकते हैं 3s2 एंड 3p6। तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इनके साथ ही बाहर निकल जाता है, यानी बहुत कम एनर्जी चाहिए फिर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जितनी एनर्जी इन दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए लगती है उससे बहुत ही कम मात्रा में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लग जाएगी। तो लगभग ये माना जाता है कि तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ स्कैनेडियम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ओनली +3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा उसके बाद इसका उत्कृष्ट गैस का विन्यास आ जाएगा जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्कैनेडियम तो इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ओनली एक, यानी +3। लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जैसे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, MnFeCO, NiCu, Zn, ये सभी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। जैसे हम लोग देखें, यहाँ हम लोगों ने बात की स्कैनेडियम की, अगर हम लोग बात करें अब टाइटेनियम की। अब जैसे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है 22 और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d2 एंड 4s2। तो जैसे ही यहाँ d जो ऑर्बिटल है उसमें तो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 4s में यहाँ होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो एलिमेंट है टाइटेनियम, ये +2 ऑक्सीडेशन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, यानी 4s से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल सकते हैं।
तो सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते ही दिखाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर की ओर स्थित ऑर्बिटल होता है और बहुत कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग देखें तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी +2। अगर यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, यानी 3 पॉजिटिव। और अगर चौथा इलेक्ट्रॉन में निकल जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +4, यानी 4 पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है, +3 भी शो करता है और +4 भी शो करता है, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है इस टाइटेनियम के लिए। इसी तरह वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम में एक इलेक्ट्रॉन और भर जाएगा यहाँ, उस कंडीशन में वेनेडियम +5 तक, यानी 5 पॉजिटिव तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2, +3, +4 एंड +5। अगर हम लोग आगे के जैसे एलिमेंट चलते जाएंगे उन सभी में बात करें तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और एक एक उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती जाती है। इस तरह से हम लोग देखें तो Mn जो है यानी मैग्नीज, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, मैग्नीज में 3d ऑर्बिटल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और 4s ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्गन तो यहाँ हम लोग लिख ही सकते हैं, अक्रिय गैस का विन्यास होता है ये 18 तक, तो ये आ जाते हैं ऑर्गन, और उसके बाद 3d5 एंड 4s2, ये मैग्नीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब मैग्नीज में क्या होता है, 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, यानी सभी एलिमेंट्स दिखाते हैं। इसके अलावा 5 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर निकल सकते हैं, चाहे जितनी भी एनर्जी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखा सकता है ये। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 5 इलेक्ट्रॉन्स ये, यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग अगर एनर्जी प्रोवाइड करा दें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल है 3d5 एंड 4s2, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकते हैं। तो Mn जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7 और मिनिमम दिखाता है +2, यानी हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम तक की बात करें तो +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मैग्नीज। लेकिन हम मैग्नीज के आगे वाले तत्वों में चलते हैं, जैसे आयरन। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होने लग जाती है। अगर आयरन की बात करें हम तो 26Fe, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d6 4s2। अगर यहाँ 3d6 ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग यहाँ देखें तो अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग मैग्नीज से आगे के एलिमेंट की बात करते हैं वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने के कारण अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी कम होने लग जाती है, यानी जहां +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7 तक मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, आयरन मैक्सिमम दिखा सकता है यहां पर 2, 3, 4, 5 एंड 6, +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल हो जाती है। जैसे हम लोग आगे और चलेंगे, कोबाल्ट के लिए अगर देखें तो एक और पेयर हो गया, तो अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक कम हो जाती है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर 4s कक्षक तो पेयर्ड है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है किसी भी एलिमेंट की उससे बहुत दूर हो जाते हैं, तो थोड़ी एनर्जी देने पर ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन 3d जो ब्लॉक होता है वो थोड़ा नाभिक के पास है 4s के कंपैरिजन में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन अनपेड तो फिर भी बाहर निकल जाए, लेकिन पेड होने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में अब जैसे जैसे पेयर्ड होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इनको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज़्यादा एनर्जी होने के बाद तो सिस्टम वैसे अनस्टेबल हो जाता है, तो अनस्टेबिलिटी आती है। इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएंगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी एलिमेंट्स के लिए होती है, कॉमन है ये एक। +3, +4 उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती जाती है, और मैग्नीज मैक्सिमम +7 तक दिखाता है। उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक कम होने लग जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है इनकी, तो किस तरह से होती है। अब हम लोग देखें, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है +2। स्कैनेडियम ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि अभी आपको बताया रीजन कि 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर निकलते हैं और ये स्टेबल हो जाता है, इसका ऑर्गन वाला विन्यास आ जाता है, यानी उत्कृष्ट गैस का विन्यास ये प्राप्त कर लेता है। एक हम लोग देख कॉपर। कॉपर क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। अगर हम लोग यहाँ कॉपर की स्टडी करें तो कॉपर के लिए हम लोग देखेंगे 29 कॉपर के लिए एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो होता है ऑर्गन। 3D में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कि 4s ये जो फुल फिल कक्षक होते हैं ये ज़्यादा स्थायी होते हैं, हाफ फिल होते हैं वो भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनसे स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ हम लोग देखें 3D 10 और 4s 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है। इस तरीके से डी ऑर्बिटल में तो इसका फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स, सभी कक्षक जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ओनली ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये स्टेबल होता है। यानी कॉपर के लिए +1 स्टेबल है, अगर स्कैनेडियम के लिए देखें तो 3 पॉजिटिव में वो स्टेबल है। बाकी सबके लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिनमें वो स्टेबल होते हैं +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से जब निकलेंगे तो वो निकल सकते हैं और वो स्टेबल हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे हम लोग देखें, अगर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन लें यानी विलयन जो प्रावस्था लें, उसमें कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्थायी रहता है। अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग कॉपर का तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? कॉपर के लिए या किसी भी पदार्थ के लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जल योजन ऊर्जा जो होती है वो समानुपाती होती है 1/, त्रिज्या या आकार। यानी जल जैसे लिक्विड की बात करें और हमें पता है जल एक सार्वत्रिक विलायक है, जल में मैक्सिमम चीजें घुल सकती हैं। तो हम लोग यहां देखें तो जल योजन ऊर्जा प्रोपोर्शन टू 1/, त्रिज्या, यानी किसी भी परमाणु की त्रिज्या। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बाहर, मान लीजिए हमने एनर्जी प्रोवाइड करा दी किसी भी तरीके से, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में भी इसका आकार छोटा हो गया, यानी इसकी परमाणु या आयनिक त्रिज्या की हम लोग बात करें तो कम हो गई। इस वजह से आयनिक त्रिज्या अगर कम हो रही है या परमाणु आकार कम हो रहा है तो जल योजन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, यानी जल से योग करने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो बहुत जाता है। तो जल से ये आसानी से योग करता है, यानी जल से आसानी से जुड़ता है। कब? जब आकार इसका छोटा होता है। तो कॉपर के लिए हमें ध्यान रखना है कि वैसे तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है, लेकिन सॉल्यूशन में यानी विलयन प्रावस्था में हम लोग देखें तो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाता है आकार छोटा होने पर, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, त्रिज्या का मान कम होता है तो जलयोजन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कॉपर के लिए, स्कैनेडियम के लिए और बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए किस तरह से क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं। अगर आगे हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, नीट वगैरह के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में से। तो यहाँ पर हम लोग उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह से चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें तो लिक्विड स्टेट का मैंने आपको बताया कि लिक्विड स्टेट में कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, इसका पता लगता है रेडॉक्स रिएक्शन से। यानी जो रेडॉक्स विभव होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है और उनका रेडॉक्स विभव हम लोग निकालते हैं। रेडॉक्स विभव पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग समझ सकते हैं रेडॉक्स विभव क्या होता है। तो रेडॉक्स विभव जो होता है वो किस तरह से काम कर रहा है, उस पर भी बहुत सी जो एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती हैं कि स्टेबल कौन सी है और अनस्टेबल कौन सी है। तो बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली भी डिपेंड करती हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस में कौन सी स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है।
आगे हम लोग देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वेनेडियम जो है F यानी F नेगेटिव आयन के साथ VF5 तो बनाता है, लेकिन Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव के साथ VCl5 या VBr5 नहीं बनाता है। यानी वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड तो बनता है, नहीं पेंटाब्रोमाइड या पेंटाक्लोराइड नहीं बनता इतना, वो जल्दी से Cl2 से अलग हो जाएगा और VCl3 यानी ट्राइक्लोराइड और ट्राइब्रोमाइड ही बना पाता है। ऐसा क्यों होता है पहले इसको देखते हैं। और जो सेम चीज हमारे हैलोजेंस के साथ हो रही है वो ही सेम चीज होती है ऑक्साइड के साथ, यानी ऑक्साइड के साथ भी ये इसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर हम लोग यहां देखें तो यहां देख सकते हैं वेनेडियम के लिए, वेनेडियम जो है F यानी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके VF5 तो बना लेता है। ऐसा क्यों होता है? अब वैसे अगर सबसे पहले देखें Cl के साथ VCl5 नहीं बनता, इसमें कभी होता क्या है कि जब भी वेनेडियम क्लोराइड आयनों से रिएक्शन करता है तो क्लोराइड आयन बहुत ही अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी अपचायक प्रवृत्ति और ऑक्सीकारक दो प्रवृत्तियां चलती हैं, एक तो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपचायक का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक प्रवृत्ति को समझते हैं जो खुद का तो ऑक्सीकरण करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो खुद का तो ऑक्सीकरण करते और सामने वाले एलिमेंट का क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। तो सामने वाले का रिडक्शन कर रहे हैं यानी अपचयन कर रहे हैं, तो वो अपचायक हो गए, यानी हम उन्हें बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का अपचयन। अब दूसरे का अपचयन कैसे करेंगे? जब खुद से इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन हो गया, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया तो इनका ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो Cl नेगेटिव आयन और Br नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। अब ये क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, तो जैसे ही ये वेनेडियम में 5 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसके संपर्क में आते हैं, उस कंडीशन में ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अपचायक प्रवृत्ति की होती है, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये तेजी से इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसके कारण VCl3 बना लेते हैं और खुद जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं सेम चीज Br3 करता है। यानी ब्रोमाइड की भी हम लोग बात करें, ब्रोमाइड भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी स्ट्रॉन्ग अपचायक है। ये भी क्या करता है, जैसे ही वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 3d और 4s ऑर्बिटल में, जैसा कि अभी हमने समझा था। तो उस कंडीशन में अगर देखें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल खाली d कक्षक इसके पास होते हैं, इसको बहुत ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या करता है, जैसे ही Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव इसके पास आएंगे तो ये तेजी से उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और रिड्यूस हो जाएगा, यानी अपचयन कर लेगा खुद का। इस वजह से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये जल्दी से V5 पॉजिटिव से V3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और VCl3 जैसे यौगिक बना लेता है। लेकिन F नेगेटिव के साथ ऐसा नहीं होता। F नेगेटिव के साथ दो चीजें काम करती हैं। पहली तो होती है, एक तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। एक इसका आकार छोटा होता है, आकार छोटा है ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों ही रीजन से, इन दोनों ही रीजन से इलेक्ट्रॉन छूटते नहीं है इसके पास से, दूर जाना नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन को ये पकड़े रहता है अपने पास। साइज छोटा है तो जो इसकी नाभिक है, इसकी न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन अच्छा है। दूसरी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर रखेगा। तो इतना तेजी से ये देता नहीं है जितना ये दे देते हैं, यानी Cl नेगेटिव और Br, क्योंकि Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव का जो साइज है, आकार है, वो इनकी F नेगेटिव की तुलना में कुछ ज्यादा होता है। तो वो तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। तो F नेगेटिव के साथ वेनेडियम VF5 तरह के यौगिक बनाता है, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल बन जाता है। तो यहां हम लोगों ने देखा VF5 बनता है, जबकि VCl5 या VBr5 नहीं बनता या बहुत कम स्टेबल होता है। अगर बन भी जाएगा तो तेजी से कन्वर्ट हो जाएगा VCl3 में। अगर मान लीजिए बन भी जाए VCl5
तो वो तेजी से VCl3 में कन्वर्ट होगा और Cl2 को अपने में से अलग कर देगा। इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Cl के साथ वो स्टेबल होता है। तो यहां हम लोगों ने देखा VF5 बनते हैं। सेम चीज अगर ऑक्सीजन के लिए देखते हैं तो O2 नेगेटिव होता है, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन की भी अब फ्लोरीन के बाद अगर आवर्त सारणी में बात करें तो ऑक्सीजन की ही विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन के लिए भी सेम रीजन है, विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, जल्दी से देता नहीं है किसी को। इस वजह से वेनेडियम इसके साथ भी V2O5 जैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। यानी यहां भी अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें वेनेडियम की, तो यहां पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 5 पॉजिटिव। तो ऑक्साइड के साथ भी इसका वही रिएक्शन रहता है जैसा इसका F नेगेटिव यानी फ्लोराइड आयन के साथ रहता है। बाकी सबके साथ ये +5 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां हम लोग देखें, लेकिन अब अगर दोनों कंपैरिजन देखें V2O5 का और VF5 का, तो दोनों में एक खास बात ये होती है कि VF5 से ज्यादा यानी इस VF5 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं V2O5 में। यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के जो बॉन्ड है मच हायर मच स्ट्रॉन्गर देन VF5 बॉन्ड। कारण इसमें ये होता है कि अब ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना सकता है ना, फ्लोराइड आयन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ज्यादा से ज्यादा, इन ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड आयन है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके बंध क्रम की संख्या ज्यादा होती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होते हैं, बंधों की संख्या ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ एक बॉन्ड बनेगा तो ठीक है टूट भी जाएगा, लेकिन 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा ही लगेगी। तो 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, इसलिए V2O5 VF5 की तुलना में भी थोड़े स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। तो यहां हमने ऑक्साइड के लिए देखे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और हैलाइड्स के लिए देखी। आगे हम लोग और देखते हैं इनमें क्या क्या खास बातें पाई जाती हैं। देखो VF5 VO4 3 नेगेटिव की बात करें, वेनेडेट आयन, क्रोमेट आयन, MnO4 यानी पर मैग्नेट आयन, ये इस तरह के बनाता है। लेकिन ऑक्साइड जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स रखते हैं वो। तो मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण ऑक्साइड के थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे हमने VF5 की बात की वैसे वेनेडेट की बात कर सकते हैं। अगर वेनेडेट आयन या क्रोमेट आयन की बात करें तो यहां हम लोग देख सकते हैं VO4 3 नेगेटिव। यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ रही है वेनेडियम की। जैसे मान लीजिए यहाँ X, तो इसकी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वहां हम लोग रख सकते हैं X। अब यहां पर ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, 4 ऑक्सीजन है तो चार्ज हो गया -8। इस इक्वेशन का हम लोग लिख सकते हैं X - 8 = -3। ठीक है, अगर यहां हम लोग 8 को उस साइड लेकर जाएंगे तो यानी X का मान आ जाएगा 8 - 3 = +5। 5 पॉजिटिव यानी ऑक्साइड आयन के साथ वेनेडेट आयन बना रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, यानी +5 में भी स्टेबल बॉन्ड बना सकते हैं। क्रोमेट के साथ भी हम लोग ये देख सकते हैं, क्रोमेट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हायर होगी, साथ ही साथ पर मैग्नेट के साथ भी बात करें, यानी जो 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्टेबल हैं। उनमें भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा ऑक्साइड वाले ज्यादा स्टेबल यौगिक बनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये सॉरी जो इसमें 3D एलिमेंट्स होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो भी इनके संकुल यौगिक होते हैं उसमें बैक बॉन्डिंग दिखाते हैं या पाई बॉन्डिंग है। और स्पेशलिटी होती है 3D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो वहां पर हम लोग देखें अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है तो ये धात्विक बंध बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो ये धातु, अब ये सभी धातु वाले गुण शो करते हैं। जितने भी 3D एलिमेंट्स होते हैं उनमें धातु वाले गुण होते हैं, यानी कि आघात वर्धनीयता दिखाते हैं, तन्यता दिखाते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। तो अब ये इनकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकल नहीं रहे, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते तो लिगेंड इनके पास कम है, ये धात्विक बॉन्ड बना लेते हैं यानी मेटेलिक बॉन्ड बना लेते हैं।
अब यहां पर हम लोग देखें, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। साथ ही हम लोग देखें, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहती है तो इनका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होता है, यानी ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ में इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। अगर हम लोग इस वाले गुण को समझें इसके, तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई धातु है, कोई भी 3D ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब जैसे अभी वेनेडियम की बात की हमने, +5 हो गई, टाइटेनियम की +4 हो गई, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं, तो वो तभी होगी जब इनके कक्षकों में से, इनके जैसे मान लीजिए 3D कक्षक हैं, 4s कक्षक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, उसके बाद ये कक्षक खाली हो गए। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये कक्षक खाली होंगे, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये और इन पर आवेश बढ़ता जा रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ चार्ज आता जाएगा। अभी हमने वेनेडियम को पूरी तरह से खाली कर दिया, तो वेनेडियम पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों निकाल दिए 4s और 3d के मिलाकर, तो अब ये बिल्कुल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। अगर यहाँ पर वेनेडियम के पास ये सिर्फ ये 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलते, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते, तो एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पाई जाती, एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते तो +3 हो जाती, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो +4, और सभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो +5 हो गई। अब इस कंडीशन में इस पर चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, आकार छोटा हो रहा है, तो लिगेंड जो कि नेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, उनको अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है, और जितना तेजी से आकर्षित करता है, इसका मतलब इनकी ध्रुवण शक्ति बढ़ जाती है। अगर हम लोग फायंस के नियम के अकॉर्डिंग देखें, तो कोई भी धनायन ऋणायन को जितना ज्यादा आकर्षित करता है, उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं, यानी उसकी ध्रुवण शक्ति बढ़ जाती है, और ऋणावेशित जो लिगेंड है उनकी ध्रुवीकरण बढ़ जाएगा, यानी उनकी ध्रुवणता बढ़ जाएगी। तो धनायन जब ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो तो कहलाती है धनायन की ध्रुवण शक्ति, और ऋणायन जो धनायन की ओर आकर्षित होता है, वो उसकी कहलाती है ध्रुवणता। इस कंडीशन में मान लीजिए जैसे धनायन है और वो कोई ऋणायन है, जब ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसकी ज्योमेट्री जो अभी गोलाकार है, वो गोलाकार न रह करके थोड़ी अंडाकार हो जाएगी, यानी ये इसकी तरफ खींच रहा है, इसकी तरफ खींचेगा तो ये ध्रुवित हो गया। तो ये कंडीशन पाई जाती है सहसंयोजक बॉन्डों में। तो इस तरह से जैसे ही चार्ज बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, उस कंडीशन में इसको ध्रुवित करने की, ऋणायन को ध्रुवित करने की शक्ति बढ़ जाएगी, और ऋणायन ध्रुवित होगा, उसी वजह से सहसंयोजक कैरेक्टर है, कोवलेंट कैरेक्टर है, वो बढ़ जाएंगे। तो यानी जो आयनिक बॉन्ड अगर थे कुछ इसमें कैरेक्टर, उसमें अब सहसंयोजक गुण भी आते जा रहे हैं, तो सहसंयोजक गुण इसमें बढ़ जाते हैं। साथ में हम लोगों ने देखा कि इनकी एसिडिटी यानी अम्लीयता ज्यादा हो जाती है, एसिडिटी इनकी ज्यादा होती है। कब? जब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये अम्लीयता शो करते हैं, अम्लीयता ज्यादा होती है। देखो सीधी सी बात है, अगर लुईस का नियम देखें तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो इस हिसाब से मेटल्स तो सारी क्या होती हैं? लुईस एसिड, और जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस क्षार यानी लुईस बेस। यानी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वो तो एसिड है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं वो बेस हो जाते हैं। अब यहां हम लोग देखें जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, कक्षक खाली होते जा रहे हैं, कक्षक खाली होंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, ऋणायन को ध्रुवित कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब है उसकी अम्लीयता ज्यादा हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है इनकी अम्लीयता ज्यादा हो जाती है। अब तीसरी चीज देखें, यानी हम लोगों ने देखा कि एक तो जैसे ही चार्ज बढ़ता है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाते हैं, यानी सहसंयोजक गुण इसमें ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ही चार्ज बढ़ेगा इनकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ही चार्ज बढ़ेगा इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी का मतलब अब ये तेजी से क्रिया करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए ही चाहिए,
तो ये तेजी से ऋणावेश की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेंगे, यानी क्रिया करेंगे ऋणावेश के साथ या किसी भी ऋणावेशित आयन के साथ ये रिएक्शन करेंगे, तो यानी इनकी क्रियाशीलता ज्यादा हो गई। तो इस तरह से जैसे ही चार्ज बढ़ जाता है 3D श्रेणी के तत्वों पर, इनके तीनों गुण में वृद्धि हो जाती है, यानी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है इनकी, यानी अम्लीयता बढ़ जाती है, और रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से हम लोग आगे देखें तो ये तीनों चीजें ज्यादा हो जाती हैं। अगर यहां देखें, अगर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी उसमें जो 3D जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, जो कि हमने अभी अभी समझा है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहती है तो ये गुण कम होंगे तो ये गुण ज्यादा हो जाएंगे। देखो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में आयनिक और सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं दोनों। अगर मान लीजिए किसी यौगिक में सहसंयोजक गुण कम होता है तो ये मानना होता है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, और अगर आयनिक कैरेक्टर कम होता है तो सहसंयोजक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, और अगर दोनों बैलेंस होते हैं तो उसे हम कहते हैं उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कंपाउंड या उभयधर्मी यौगिक। तो यहां पर हम लोग देखें कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तब तो यहां पर ये शो करते हैं आयनिक कैरेक्टर, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तो अभी हमने समझा ये शो करते हैं कोवलेंट कैरेक्टर, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मध्य की होती है तो ये एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे Mn के लिए अगर बात करें तो Mn के लिए हम लोग देख सकते हैं कि MnO में, मैग्नीज ऑक्साइड में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहां +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ठीक है, ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इसमें, ये ऋणायन को इतना ध्रुवित नहीं कर रहा, इसको ऋणायन के पास ले जाओगे तो ये उसको आकर्षित कर लेगा, पास ले जाएंगे तो आकर्षित कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा, तो इसलिए इसके आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर MnO3 की बात करें, सॉरी MnO2 की बात करें तो MnO2 में हम लोग देख सकते हैं Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, थोड़ी बढ़ गई, लेकिन MnO3 की बात करें तो यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, यानी बहुत ज्यादा हो गई। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कोवलेंट कैरेक्टर आ गए इसमें, कम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी आयनिक है, इन दोनों के बीच की स्थिति है तो उसे हम लोग कहेंगे एम्फोटेरिक स्थिति आ गई, यानी उभयधर्मी प्रवृत्ति वो शो करते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 3D ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें क्या क्या स्पेशलिटी पाई जाती है। अगर हम लोग देखें इसी तरीके से, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर, जैसे अभी हमने समझा था वेनेडियम के लिए, उसी तरह से हम लोग उस चीज को समझ सकते हैं CrO3 के लिए, सेम चीज V2O3 और Cr2O3 के लिए। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो क्षारीय नेचर का होता है, जैसा हमने अभी कोवलेंट, एम्फोटेरिक और आयनिक को समझा है, उसी तरह से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, जैसे हम लोग बात करें CrO3 के लिए, यहां पर क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6, यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अभी हमने देखा कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको लुईस के जो एसिड बेस जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनकी एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। सेम चीज अगर कम होगी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। जैसा हमने बताया था कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर हर यौगिक में होते हैं, उसी तरीके से एसिडिक और बेसिक नेचर भी हर कंपाउंड में होते हैं। अगर एसिडिक नेचर ज्यादा है तो समझना बेसिक नेचर बहुत कम है, और बेसिक नेचर ज्यादा है तो समझेंगे एसिडिक नेचर बहुत कम है, और अगर दोनों बराबर हैं तो वो उभयधर्मी यौगिक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज पाई जाती है कि CrO3 जहां इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी वहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा थी, तो नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इसी तरह Cr2O3 की बात करें या CrO की बात करें हम लोग, तो यहां देख सकते हैं Cr2O3, यहां पर अगर X मान लिया जाए तो यहां पर 2X हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है यहां पर क्रोमियम के लिए +3, इससे कम आ रही है, कम आ रही है, उभयधर्मी नेचर का होता है, एम्फोटेरिक होता है। सेम चीज अगर +1 ऑक्सीडेशन या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उस कंडीशन में ये
बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय नेचर के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनमें इनके कक्षकों में से बाहर नहीं निकले, और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में है, फिलहाल लेने की कंडीशन में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो कहलाएगा बेसिक नेचर। इसलिए जैसे मान लीजिए CrO की बात करें तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसका मतलब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में, अभी लेने की कंडीशन में है नहीं, तो इसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। इस तरह से एसिडिक बेसिक नेचर को हम लोग समझ सकते हैं। कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर को भी हम लोग समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। यानी 3D ब्लॉक की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसमें बहुत सी चीज़ें हमें पाई जाती हैं कि किस तरह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉपर किस तरह से लिक्विड में स्टेबल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बाकी +1 इसकी पाई जाती है, और बाकी चीज़ों को भी हमने समझा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से आप लोगों के समझ में आया होगा। इसलिए अगर अच्छी से अच्छी एजुकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।